हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सत्याग्रह पे उसे छोड़ा हुआ था, ठीक है। जिसमें हम कंप्लीट ये जानना चाहते थे कि भारत में नेशनलिज्म कैसे आया। नेशनलिज्म के बाद एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा होता क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस कंप्लीट तरीके से मिल जाती है, बट उस इंडिपेंडेंस के पहले कितने सारे एक्ट बनाए गए, कितने सारे सत्याग्रह हुए, कितने सारे ओबीडियंस मूवमेंट हुए, एंड एट रिजल्ट क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस। तो एक इंडिपेंडेंस पाने के लिए इतने सारे एक्टिविटीज के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो सत्याग्रह पे छोड़ा हुआ था, एक बार उसको छोटा सा रिव्यू करते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट को देखेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट को देखेंगे। ये सारे टर्म्स को कवर करेंगे, कहां पे ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल बनाए और कौन से इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने उसे एक्सेप्ट किया, कौन से नेशनल लीडर ने उसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना कितना सही था, ब्रिटिश कानून को कितना माना और हम कितने ब्रिटिश कानून के अगेंस्ट में जाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कैसे टॉपिक एक्चुअली अंडरलाइन करके प्रिपेयर करना है एंड जीरो से हीरो कैसे बनना है। जीरो से हीरो बनने वाला टॉपिक जो आपको तैयार करना ना, पहले आपको अंडरलाइन करना है, सेकंड आपको यह प्रिपेयर करना है कि आंसर्स कैसे पिक करें टॉपिक के अगेंस्ट में लिखने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेम। हमने महात्मा गांधी के बारे में शुरू से पढ़ लिया था थोड़ा सा। जब महात्मा गांधी इंडिया में आ गए थे तो इंडिया में आने के बाद, उनके आने के बाद से जो सत्याग्रह मूवमेंट, यानी उनके आने के बाद से जो सत्याग्रह मूवमेंट्स होता है, तो साथ ही हमने ये कवर किया था कि सबसे पहले उनका इन्वेंटेड बिहार के चंपारण में, सेकंड गुजरात में। वो धीरे धीरे सत्याग्रह के प्रोसेस को नॉन वायलेंस के मेथड से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, नॉन वायलेंस के मेथड से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जब भी आप महात्मा गांधी के कैरेक्टर के बारे में पढ़े तो महात्मा गांधी की कैरेक्टर से जुड़े 3 चीजों को जरूर याद रखिए। पहला, जब फर्स्ट उनका यहां पे साउथ अफ्रीका आने के बाद, यानी किस ईयर वो इंडिया में आ गए थे, फर्स्ट आने के बाद जो मूवमेंट सत्याग्रह था उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट उनकी किस लेवल पर थी और ब्रिटिश कानून को उन्होंने पहले डिनाई करना कैसे शुरू किया था। मूवमेंट की 2 ही कहानी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन की है। आप मेरी प्रीवियस क्लास के वीडियो में चेक कर सकते हैं कि मूवमेंट होते क्यों हैं और मूवमेंट कब सत्याग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं, सत्याग्रह कब आजादी के लिए बढ़ जाता है। ये सारी चीजों को मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है, ठीक है। चंपारण बिहार हमने देख लिया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जो आपको देखना है। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू द अहमदाबाद एंड ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जाके किस फैक्ट्री में मूवमेंट के लिए मिल वर्कर्स का साथ दिया था। दैट इज कॉटन मिल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लेंदियस तरीके से पूछता है। कई बार लोग डेटा में 1918 का टाइम पीरियड महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन का जल्दी ध्यान नहीं रखते हैं, ऊपर सत्याग्रह मूवमेंट को पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं राउलेट एक्ट, ठीक है। राउलेट एक्ट, जब भी किसी एक्ट की बात होती है, ये मैं आपको आज के टाइम और ब्रिटिशर के टाइम दोनों का कवर कर दे रहा हूं। जब भी किसी एक्ट की बात होती है, 2 चीजों को ध्यान रखिए। एक्ट मतलब व्हाट्सएप भाषा में लिख रहा हूं, किसी कानून की बात हो रही है। अब कानून की बात हो रही है तो कानून किसने बनाया होगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से, दैट इज ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया होगा तो किसी के लिए बनाया होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियंस के लिए, स्पेशली उन इंडियंस के लिए जो ज्यादातर मूवमेंट में एज अ रिवोल्यूशनरी पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, एज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। दिस इज द कॉमन बेसिक थिंग विच यू नीड टू रिकॉल। एक्ट जैसा वर्ड यूज होता है, इट मींस डायरेक्टली कानून बनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। किसके लिए बनाया, इंडियंस के लिए। क्या रीजन था बनाने का, उनके मूवमेंट और रिवोल्यूशन को ड्रॉप डाउन करने के लिए या रोकने के लिए, अब आपको राउलेट एक्ट में 3 चीजों का ज्यादातर ध्यान रखना है। पहला, कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व थे ब्रिटिशर्स के साइड से जिसने कानून बनाया। सेकंड, इंडियन के साइड से कौन से वो लीडर इन्वॉल्व थे
इंडियन के साइड से कौन से वो लीडर इन्वॉल्व थे जो उस कानून को एप्लीकेबल नहीं होने देना चाहते थे, राइट। अगर वो अप्लाई हो जाता तो इंडियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ जाता, और उन्हीं के बीच में जो बीच का मॉडरेशन है, यानी या तो कानून माने या तो कानून ना माने, और साथ ही में सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और इनमें आपको बता दूं, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी का रहा है। बीइंग एज अ वेरी ग्रेट सोशल लीडर, ही परफॉर्म्स, ही एक्टिवेट वेरी वेल। उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि नॉन वायलेंस व्यक्ति बने रहने के कारण वो समाज में हर इंसान को सत्याग्रह का मतलब समझा रहा था, और ब्रिटिश कानून को अपने ऊपर लागू ना करने की सारी मतलब बता रहा था कि अगर ये लागू हो जाता है तो आप सबके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उससे पहले हम ब्रिटिश कानून के खिलाफ बातचीत करके समझौते का काम कर सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले क्या आप अंडरलाइन करेंगे, बोर्ड के पर्पस से नोट्स और आंसर। नोट्स और आंसर दोनों चीजें बहुत कॉमन लेके चलिएगा, ठीक है। जीरो से हीरो बनने की बात किया मैंने स्टूडेंट को, जो बिल्कुल एवरेज, जो बिल्कुल जीरो है, वो टॉप हीरो तक कैसे उसको परफॉर्म कर सकता। जस्ट नोटिस लिखा है द राउलेट एक्ट, जो आप अंडरलाइन करेंगे, द राउलेट एक्ट ऑफिशियली नोन एज द एनार्कियल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। यहां पे डायरेक्ट क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, क्राइम्स एक्ट, यानी ब्रिटिशर्स के नजर में भारतीय अगर किसी क्राइम को करते, यानी अगर आप कोई भी विद्रोह करते हो, कोई भी रेवोल्यूशन करते हो, उनके नजर में दैट इज क्राइम, उनके नजर में दैट इज क्राइम। सो उन्होंने ये वर्ड यूज किया, एनार्कियल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 पास बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश जिस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी यानी जिस एरिया के लिए ये लॉ बनाया हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट कर्ब द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, कि मूवमेंट ना बढ़े, सत्याग्रह आगे ना बढ़े, मूवमेंट ना आगे प्रोसेस हो, सत्याग्रह आगे ना प्रोसेस हो। अगर ये प्रोसेस हो गया तो भारतीयों को अपने अस्तित्व का एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती बाहर की कोई सरकार आके अपने सारे शर्तें और नियमों को एप्लीकेबल करना चाहती है, विच इज नॉट कंप्लीटली बेनिफिशियल टू अस। बस उन्होंने हमारे बर्ताव को, हमारे बिहेवियर्स को क्राइम्स में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आप राउलेट का एक्ट ब्रेक करते हो, सो दैट इज कम्स टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। और क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब वो जैसे चाहें आपको वैसे पनिश कर सकते थे। एंड द थिंग बिकॉज कि इस पर्टिकुलर टास्क के बारे में गांधी जी को यह कानून सुनते ही पता चल गया कि यह कंप्लीट बेवकूफी है। अगर ये भारत में पूरे तरीके से ब्रिटिश ने लागू कर दिया तो भारत के जितने भी वासी हैं वो सफर कर जाएंगे। ऑलराइट, सो देखिए कानून का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि व्हाट एग्जैक्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। सेकंड जो है प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब देखिए उसमें था क्या। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट, मैंने आपको ब्रीफ किया, टू इम्प्रिजन एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ अ टेररिज्म विदाउट द ट्रायल फॉर अप टू 2 years and to conduct searches and arrests without warrants and curtail civil liberties as freedom of the press and expression। सिंपल सा मतलब है, इसमें कुछ शब्द पॉलिटिकल यूज किए गए। आपकी सिविल लिबर्टीज, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस टाइम पे एक्चुअली कोई मायने नहीं रखता था जब आप ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। तो ब्रिटिश जैसा कानून चाहेगा वैसा कानून चला सकता है। डायरेक्ट 2 साल का ट्रायल, डायरेक्ट अरेस्ट बिना सर्च, बिना वारंट के, और आप उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, और आपके साथ क्रिमिनल्स की प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। दैट वर्ड हैज बीन फिक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन दिस कानून। Is this clear? Now next, यहां पे ये लिखा हुआ है इंडिया रिस्पॉन्स। अब भाई देखिए, जिसके ऊपर होना है उन्हें भी अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई कितना सही और कितना गलत है, और क्या हमारे साथ एक्चुअली हुआ। अगर हम मान लेते तो क्या होता, अगर ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लगा देते तो क्या होता, अगर लग ही गया तो हम कितना सफर किए और क्यों किए, देखते हैं। द एक्ट वॉज वाइडली अपोज बाय द इंडियंस। मैंने आपको कहा था कि तुरंत इस कानून के खिलाफ एक मूवमेंट इनिशिएट हो गया। Opposed by the Indians as it seen the infringement on a basic human rights and civil liberties। अगर हमने बेसिक चीजों पे भी, अगर अपने बेसिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी किसी सरकार की बातों को मानना शुरू कर दिया तो दो चीज उस टाइम पे, बेसिक ह्यूमन राइट्स
एंड सिविल लिबर्टीज कंप्लीटली कंट्रोल आ जाता ब्रिटिशर्स के भाई। जबकि ये दो चीजें ऐसी है कि इनके ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप जबरदस्ती किसी बात को मनवाने के लिए ऐसा कानून लागू करना चाहते हैं जिसमें आपके सिविल राइट भी कंप्लीटली दब जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि अगर भारतीयों ने इस कानून की प्रथा को समझ लिया तो आगे ब्रिटिश कॉलोनीज को वो बढ़ने नहीं देंगे। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि किस सोशल लीडर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैंने शुरू में ही आपको ये बात बोली थी। तो सबसे पहले आप सोशल लीडर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और कंट्रीब्यूशन रिलेवेंट टू द व्हाट, कि वो एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जो ब्रिटिश के कंपैरिजन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता है। आप उसको अंडरलाइन भी करिएगा। महात्मा गांधी लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द राउलेट एक्ट कॉलिंग फॉर अ नेशन वाइड हड़ताल स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919। ये डेट आप याद रखेंगे। दिस इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ अगेंस्ट डेट। इस डेट पे जब उन्होंने हड़ताल किया नेशन वाइज में, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ मास मूवमेंट इन इंडिया। तो पहली बार रॉलेट एक्ट के कानून में मास मूवमेंट यानी ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं गांधी जी की सिर्फ एक बात पे। और आपको बता दूं, ठीक इसी के आसपास एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ था। बहुत बढ़िया तो आप नहीं कह सकते, बट बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट था। दैट इज व्हाट आप याद करेंगे। मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, पता करिएगा। इट्स अ काइंड ऑफ मैसेकियर। बहुत बड़ा मैसेकियर हुआ था जिसके बाद भारत में बहुत बड़े बदलाव आए थे, जिसके बाद भारत के मूवमेंट में बहुत बड़े चेंजेस आए थे। उसी में का एक कैरेक्टर है उधम सिंह। उसी में का एक कैरेक्टर है उधम सिंह। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, जो आगे लीजिए, कहने की कोई बात ही नहीं है। उस इंसिडेंट को नीचे उन्होंने कवर ही कर दिया। खैर एनीवेज, द ऑपोजिशन, जलियांवाला बाग मैसेकर इसी के बाद का इंपैक्ट था। होता यह है जब अगेंस्ट में सोशल लीडर ने अपने मूवमेंट में ये सारी बात कहना शुरू किया कि ब्रिटिश इस तरीके के नियम को लगा रही है कि आपके सिविल कानून को भी खत्म कर सकती है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी खत्म कर सकती है, यानी आपके बोलने के अधिकार को भी वो दबाना चाहती है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके बोलने के अधिकार को दबा दिया जाएगा तो एक्चुअल में आपके मूवमेंट को दबा दिया जाएगा। और मूवमेंट को दबा देने का मतलब ब्रिटिशर्स का आपके ऊपर हावी होना। ठीक है, ये मैसेकियर मैं आपको होमवर्क देना चाहता था, बट चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 1919 में आफ्टर द राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकियर, द ऑपोजिशन टू द राउलेट एक्ट कल्मिनेटेड इन द जलियांवाला बाग। इसी चीज को लेके एक साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। आपको इस इमेज से डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। यहीं पे एक पर्सनालिटी आता है जिसने इस इंसिडेंट को बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंचाया, जनरल डायर। जनरल डायर, द पर्सनालिटी इज अ जनरल डायर। कहते हैं यहां पे ऑन अप्रैल, उस दिन बैसाखी का दिन था, where British troops killed the hundred of unarmed protestants in the Amritsar. This brutal event intensified the Indian opposition to the British and galvanized independence movement. उनके हिसाब से भारत में पहली बार इस तरीके का मास मूवमेंट स्वतंत्रता को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके होने वाला था। तो उन्हें लगा कि ये अनआर्म एक्टिविटी है, कहीं ये भारतीय इसके बाद रिवॉल्यूशन को बड़ा ना कर दे। जनरल डायर ने डिसीजन लिया कि इससे पहले ये बात बहुत बड़ी हो जाए, कानून उनके अंडर में चल रहा है, ब्रिटिश प्रशासन उनके साथ है, उन्होंने इमीडिएट वो अटैक प्लान किया। बहुत बड़े खूनी उपद्रव को वहां पे ऐसा रूप दिया विच वॉज वेरी डेंजरस एंड अनप्रिडिक्टेबल टू ऑब्जर्व एंड वॉच। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने बुरे हालात थे जब जनरल डायर ने ये डिसीजन लिया और कितना गलत किया उन मासूमों के साथ। ऑलराइट, दैट इंसिडेंट इज द जनरल जलियांवाला बाग मैसेकर बाय जनरल डायर। एंड उसी में का एक कैरेक्टर था उधम सिंह, जो मैंने आपको बोला है। चलिए, एक होमवर्क तो मैंने ही क्लास वर्क में कंप्लीट करा दिया। उधम सिंह पर्सनालिटी के बारे में यू गो एंड चेक इट आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली ही परफॉर्म एंड व्हाट वाज हिज रोल इन ड्यूरिंग दिस। बाद में जाके उसने क्या एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, आप जरूर पता करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो राउलेट एक्ट भी हो गया 1919, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो कानून के बाद जो इंसिडेंट हुआ दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, वो बैसाखी के दिन था। इस डेट को याद रखना बहुत जरूरी है। अप्रैल 13, 1919, अप्रैल 13, 1919 कानून को लेकर जो बात हुई थी दैट इज अप्रैल 1919 में ही कानून की बात हुई थी। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने फर्स्ट स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक के बाद भारत के बाकी जगह मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो गया। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट।